हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया सब कुछ डिस्कस कर लिया था। अब हम एनसीईआरटी के पॉइंट्स को थोड़ा फोकस करते हैं। एनसीईआरटी के अंदर आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के ऊपर एक एक पैराग्राफ लिखा गया है, उसी को डिटेल में समझना और सीखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि ये मोनेरा किंगडम के सोल मेंबर होते हैं। जो मोनेरा किंगडम होते हैं ना, उसके अंदर क्या आते हैं भाई? बैक्टीरिया आते हैं। इसीलिए हम अभी तक बैक्टीरिया के बारे में सब कुछ पढ़ रहे थे। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, इनको दो ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है, एक तो आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। देखो पहले समझाता हूं आपको ये दो ग्रुप बने क्यों हैं भाई। एक तो होता है आर्की बैक्टीरिया, है ना, ये बेसिकली आर है। एक होता है यू बैक्टीरिया। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, नाम को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्की का मतलब होता है ओल्ड, पुराने, ये पुराने टाइप के बैक्टीरिया है, ऐसा समझ सकते हो। और यू का मतलब होता है ट्रू, सच्चे वाले, ये सच्चे वाले बैक्टीरिया है, ऐसा समझ सकते हो। अंडरस्टूड? ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, यू बैक्टीरिया, इनमें डिफरेंस समझ लो पहले तो। बैक्टीरिया के दो ग्रुप है, दो ही पैराग्राफ लिखे हैं एनसीईआरटी ने इनके बारे में। यू बैक्टीरिया कौन से वाले बैक्टीरिया होते हैं? बैक्टीरिया विच सर्वाइव इन नॉर्मल कंडीशंस, और आप कह लो फेवरेबल इन्वायरमेंट, या तो आप कह लो ऐसे बैक्टीरिया जो नॉर्मल कंडीशंस में रहते हैं। जैसे हम एक नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, टेम्परेचर 15 से लेकर 50 के बीच में डिग्री सेल्सियस में, है ना, और ह्यूमिडिटी भी ठीक ठाक है ना, सब कुछ एक नॉर्मल कंडीशन है, तभी हम सर्वाइव कर पाते हैं। उसी प्रकार जो बैक्टीरिया है वो भी अगर नॉर्मल कंडीशन के अंदर सर्वाइव करते हैं तो उस बैक्टीरिया को बोलते हैं यू बैक्टीरिया। यहाँ पर फेवरेबल जो इन्वायरमेंट है वो होता है इस बैक्टीरिया के लिए, उन बैक्टीरिया को बोलते हैं यू बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत ही खतरनाक इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा गर्म पानी है उसके अंदर रह रहे हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा सोल्ट है, नमक बहुत ज्यादा है, जहां पे बहुत ही ज्यादा सोल्ट है वहां पे रह रहे हैं, तो वो भी एक्सट्रीम कंडीशन हो गई। ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत ही ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, वो भी एक्सट्रीम कंडीशन हो गई। तो कुछ ऐसी कंडीशन में जो बैक्टीरिया मिलते हैं वो थोड़े खतरनाक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें रखते हैं हम आर्की बैक्टीरिया या ओल्ड बैक्टीरिया की कैटेगरी में। यहां पे भी लिख लेते हैं ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया विच लाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, ऐसे बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशन में मिलते हैं। अब एक्सट्रीम कंडीशन को आप लिख सकते हो जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स हो गया, बहुत ही गर्म पानी के अंदर मिल सकते हैं, है ना। सॉल्टी एरिया हो गया, बहुत ज्यादा सॉल्ट है जहां पर। या आप कह सकते हो कि कीचड़ के अंदर, दलदल के अंदर जो मिले उन्हें बोलते हैं मार्सी एरिया, है ना। मार्सी एरिया के अंदर मिलने वाले ये एक्सट्रीम कंडीशंस हो सकती है आपकी। हॉट स्प्रिंग से जो गुजरते हैं, हॉट स्प्रिंग कंडीशन में जो रहते हैं, वो एसिडिक इन्वायरमेंट में भी रहते हैं भाई। तो ये तीन कंडीशन एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, वही तीन आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं अच्छे से। एक्सट्रीम कंडीशन तीन हो सकती है, हॉट स्प्रिंग, एसिडिक इन्वायरमेंट, सॉल्टी एरिया या फिर मार्शी एरिया। मार्शी का मतलब ही होता है दलदल, ये दलदल के अंदर मिलते हैं। ये सॉल्ट के अंदर, सॉल्ट मतलब खारा पानी, सिंपल लैंग्वेज में खारा पानी। हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म पानी, गर्म झरना, है ना। और एसिडिक मतलब जहां पे पीएच कम हो। तो कुछ ऐसी कंडीशन में जो बैक्टीरिया मिलते हैं वो होते हैं आर्की बैक्टीरिया। और कुछ नॉर्मल कंडीशन में, हमारा रूम टेम्परेचर, हमारी ह्यूमिडिटी, हमारा जो है वो पीएच स्केल, इन कंडीशन पे जो मिलते हैं वो होते हैं यू बैक्टीरिया। आप कहोगे ये तो ठीक है, दो ग्रुप बना दिए आपने कि भाई जो एक नॉर्मल कंडीशन में है, एक बहुत खतरनाक कंडीशन में है। आखिर ऐसा क्या है इस बैक्टीरिया में जो इतनी खतरनाक कंडीशन में भी ये मिल जाता है ना। ये तो नहीं मिल सकते भाई। अगर यू बैक्टीरिया को पकड़ के गर्म पानी में फेंकोगे तो बैक्टीरिया खत्म, अगर यू बैक्टीरिया को सॉल्ट के अंदर डालोगे तो भी बैक्टीरिया खत्म, क्योंकि सॉल्ट जो है ऑस्मोसिस को कंट्रोल करते हैं। तो ये बैक्टीरिया इस कंडीशन में नहीं रह सकते, केवल यही बैक्टीरिया इस कंडीशन में रह सकते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या खास है आर्की बैक्टीरिया में जो इसे यू बैक्टीरिया से
अलग बनाता है, उसी डिफरेंस को हम समझेंगे आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के डिफरेंस में। पहले आप ये बताएं क्या इनकी डेफिनेशन समझ में आई है, दोनों ग्रुप्स की, क्यों बने हैं दो ग्रुप? बिल्कुल उम्मीद करते हैं भाई समझ में आई है। अब मैं आपको बता रहा हूं इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, बाद में डिस्कस करेंगे इन तीनों कंडीशन के बारे में। फिर से पहले डिफरेंस डिस्कस करते हैं आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंदर। पॉज करके नोट तो कर ही लिया होगा आपने, है ना, जैसा कि हमेशा करते हो आप। तो हम फिर से लिखते हैं एक बार, हम बैक्टीरिया के ग्रुप्स के बारे में लिख रहे हैं। बेसिकली बैक्टीरिया दो टाइप के हैं, एक तो है आपका आर्की बैक्टीरिया, एक है आपका यू बैक्टीरिया। डिफरेंस लिख रहे हैं इसमें। सबसे पहला डिफरेंस समझना बहुत फोकस से, बहुत ध्यान से। सबसे पहला डिफरेंस लिखता हूं मैं सेल वॉल के बारे में। आर्की बैक्टीरिया वर्ड को थोड़ा इधर लिखते हैं, इधर कैरेक्टर लिख लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं आपके लिए। इधर लिख लेते हैं हम आर्की बैक्टीरिया को, आर्की बैक्टीरिया। इधर लिख लेते हैं इन सबके कैरेक्टर। सबसे पहला कैरेक्टर लिख रहा हूं मैं आपके सामने, सेल वॉल। दोनों की सेल वॉल की स्ट्रक्चर में, कॉम्पोजिशन में डिफरेंस होता है, इसलिए आर्की बैक्टीरिया अलग है। क्या डिफरेंस होता है? जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हो, टेबल जो पढ़ाई थी 5 किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसमें बताया था कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनती है। लेकिन वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? वो यू बैक्टीरिया होते हैं। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसमें से ज्यादातर क्या होते हैं? यू बैक्टीरिया होते हैं। आर्की बैक्टीरिया बहुत कम नंबर के अंदर प्रेजेंट है, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में प्रेजेंट है। अंडरस्टूड और नोट? यानी कि जो पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी होती है सेल वॉल, वो यहां वाली होती है, पेप्टिडोग्लाइकन्स। पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनती है ये, यानी कि यहाँ की सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन्स मिलता है भाई। पेप्टिडोग्लाइकन्स फाउंड लिख लो, मिलता है ये, है ना। यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन्स नहीं मिलता है भाई, पेप्टिडोग्लाइकन्स होता ही नहीं है, पेप्टिडोग्लाइकन्स एब्सेंट होता है। पेप्टिडोग्लाइकन्स का ही दूसरा नाम बताया था आपको, म्यूरिन। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि भाई यहाँ पे म्यूरिन मिलता है और यहाँ पे म्यूरिन नहीं मिलता है, पेप्टिडोग्लाइकन्स एब्सेंट या फिर म्यूरिन एब्सेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये पहला डिफरेंस हुआ है सेल वॉल के बारे में। आप कहोगे चलो ठीक है, यहाँ की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन की बनी है, मान लिया। आप कह रहे हो कि यहाँ की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन नहीं है, ये भी मान लिया। तो आखिर यहाँ पर है क्या? अगर पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है तो क्या है? जो भी सब्सटेंस है उस सब्सटेंस का नाम क्या रखा है, बहुत ध्यान से देखना। उसका नाम रख दिया सूडोम्यूरिन। क्या रख दिया? सूडोम्यूरिन। भाई म्यूरिन नहीं है, थोड़ा सा अलग म्यूरिन है, झूठा म्यूरिन है। सूडो का मतलब ही होता है फाल्स, यहाँ पे इसको बोल सकते हैं ट्रू म्यूरिन। क्या बोलेंगे? ट्रू म्यूरिन, सच्चा वाला म्यूरिन है। और ये झूठा म्यूरिन है, यानी कि इस म्यूरिन से ये म्यूरिन अलग था, इसीलिए अलग नाम दे दिया बस। अंडरस्टूड और नॉट? यहाँ पे सूडोम्यूरिन की बनी हुई सेल वॉल है, यहाँ पर म्यूरिन की बनी हुई सेल वॉल है। उस सेल वॉल के अंदर यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन है, यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है। क्या मैं आपको समझा पाया हूं? बिल्कुल समझा पाया हूं। आर्की बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन का नहीं होना उसको एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए फेवरेबल बनाता है। ये पहला डिफरेंस हुआ इसके अंदर, ये सेल वॉल का था। अगला डिफरेंस देखो, मैं आपको समझाता हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी कुछ कुछ डिफरेंस होते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो, सेल चैप्टर के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी, कैसी होती है? बाई लिपिड लेयर होती है, बेसिकली लिपिड की बाई लेयर होती है। यहाँ पर जो लिपिड होता है ना यू बैक्टीरिया के अंदर, यहाँ पर बाई लेयर में होता है भाई। बाई लेयर का मतलब है यहाँ पे 2 लेयर होती है लिपिड की, कुछ ऐसे, है ना। लिपिड की कुछ ऐसे बाई लेयर होती है, ये डबल लेयर बना दी भाई। ये जो ऊपर वाले 2 है ये एक लेयर है, ये नीचे वाले 2 दूसरी लेयर है। डबल लेयर में लिपिड होता है यहाँ का। लेकिन यहाँ पर जो लिपिड होता है आर्की बैक्टीरिया के अंदर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो लिपिड है वो मोनो लेयर के अंदर होता है। यहाँ पे 2 लेयर नहीं है, यहाँ पे एक ही लेयर है। मोनो का मतलब एक, बेसिकली एक ही लेयर है। वो लेयर कैसी है वो ध्यान से समझना, कुछ ऐसे 2 लेयर की तरह लगती है लेकिन होती एक ही लेयर है। ये जो बीच वाले फैटी एसिड होते हैं ये जुड़ जाते हैं, बेसिकली यहाँ पे जुड़ते नहीं है, यहाँ पे जुड़ जाते हैं, इसलिए ये क्या बन जाती है? मोनो लेयर बन जाती है बाई लेयर से। अब आप कहोगे अगर जुड़ रहे हैं फैटी एसिड तो कोई ना कोई बॉन्ड तो बन रहा होगा।
यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है वो ईथर बॉन्ड है। क्या है? ईथर बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन, ईथर बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन फैटी एसिड, बिटवीन फैटी एसिड। यहाँ पे फैटी एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड है भाई? ईथर बॉन्ड है। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है? ईस्टर बॉन्ड होता है। ईस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन फैटी एसिड, शॉर्ट में लिख दिया है इधर। यहाँ पे ईथर बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन फैटी एसिड, यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन फैटी एसिड। यहाँ पे बॉन्ड को, नाम को बहुत ध्यान से देख लो भाई, ईथर और ईस्टर अलग अलग बॉन्ड्स होते हैं। आई होप आप इतना जानते हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? लिपिड की बाइलेयर होती है यू बैक्टीरिया में, लिपिड की मोनोलेयर होती है आर की बैक्टीरिया में। मोनोलेयर क्यों होती है? क्योंकि वहां पर दोनों लेयर जुड़ गई है ईथर बॉन्ड के कारण, और यहां पर बॉन्ड नहीं बना है बीच में, लेकिन जो एक लेयर है उनके फैटी एसिड में बॉन्ड बना है, वो कौन सा है? ईस्टर बॉन्ड है। ये जो ईस्टर बॉन्ड है वो यहां पर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो ईथर बॉन्ड है वो दोनों के बीच में प्रेजेंट है। अंडरस्टूड और नॉट? आई होप दो डिफरेंस आपके सामने समझ में आए हैं आर की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंदर। अगले डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं अब, जो है बेसिकली इनिशिएटर एमिनो एसिड के बारे में। देखो, इस वर्ड को समझने के लिए कुछ बेसिक समझना पड़ेगा। आपको इतना तो पता होगा कि यार जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में। इस डीएनए से आरएनए बनता है, और इस आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ये जो प्रोसेस है ये सभी ऑर्गेनिज्म में होती है बेसिकली। प्रोटीन बनना वो मेन प्रोसेस है जिससे कोई भी कैरेक्टर हमें विजिबल होता है। एक बार ध्यान से देख लो बस, जेनेटिक मटेरियल ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है बेसिकली। बहुत ध्यान से देखना, प्रोटीन क्या होता है? एमिनो एसिड की चेन होती है, एमिनो एसिड की चेन होती है बेसिकली। जब एमिनो एसिड की चेन बन रही है, यानी कि एक एमिनो एसिड आया जिससे दूसरा एमिनो एसिड आके जुड़ा, जिससे तीसरा जुड़ा, जिससे चौथा जुड़ा, चेन ऐसे ही तो बनेगी। जो सबसे पहला एमिनो एसिड आएगा इसे क्या बोलेंगे? इनिशिएटर, इनिशिएटर एमिनो एसिड बोलेंगे या नहीं? यानी कि प्रोटीन बनाने की प्रोसेस को जो इनिशिएट कर रहा है वो कौन है? इनिशिएटर एमिनो एसिड है। यू बैक्टीरिया और आर की बैक्टीरिया के अंदर ये अलग अलग होता है। आर की बैक्टीरिया में ये कैसा होता है, यू बैक्टीरिया में कैसा होता है? बहुत ध्यान से देखना। यू बैक्टीरिया के अंदर ये होता है फॉर्माइल मिथ्योनिन। क्या होता है? फॉर्माइल मिथ्योनिन एक एमिनो एसिड का नाम है। फॉर्माइल मिथ्योनिन का मतलब ऐसा मिथ्योनिन जिसमें OH ग्रुप भी जुड़ा हो। फॉर्माइल का मतलब तो पता होगा ऑर्गेनिक से, OH ग्रुप होता है। यानी कि यहां पर फॉर्माइल मिथ्योनिन है, लेकिन आर्की के अंदर क्या होता है? केवल मिथियोनिन होता है। क्या होता है? केवल मिथियोनिन। यानी कि यहां पर OH ग्रुप नहीं है इस इनिशिएटर एमिनो एसिड के अंदर। अंडरस्टूड और नॉट? सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस होता है प्रोटीन बनने तक का। और ये प्रोटीन क्या दिखाता है? हमें कैरेक्टर दिखाता है। कोई भी कैरेक्टर जो हमें दिख रहा है, जैसे आंख का कलर ब्लू है तो क्यों है? जो प्रोटीन बन रहा है कलर के रिस्पॉन्सिबल के लिए, वो ब्लू कलर को डिनोट कर रहा है। अंडरस्टूड? यानी कि प्रोटीन दिखाता है कैरेक्टर भाई। और प्रोटीन एमिनो एसिड से बनता है। जो पहला एमिनो एसिड होगा उसे बोलते हैं इनिशिएटर एमिनो एसिड। आर्की के अंदर वो मिथ्योनिन है, और यू के अंदर वो कैसा है? फॉर्माइल मिथ्योनिन है। तो ये तीसरा डिफरेंस हो गया बेसिकली। चौथा डिफरेंस समझाता हूं, यहीं पे बहुत ध्यान से समझना। ये जो आरएनए है इसके दो पोर्शन होते हैं। आरएनए के कितने पोर्शन होते हैं? दो पोर्शन। एक पोर्शन होता है इंट्रोन। क्या होता है? इंट्रोन। एक पोर्शन होता है एक्सोन। जो एक्सोन होता है ना वो बनाता है प्रोटीन। प्रोटीन कौन बनाता है? आरएनए का केवल एक्सोन पोर्शन, इंट्रोन पोर्शन नहीं बनाता है। अब ये एक्सोन कहां पर होते हैं और इंट्रोन कहां पर होते हैं वो समझते हैं, है ना? तो ये तीसरा डिफरेंस आपने नोट कर लिया होगा पॉज करके। इसी टॉपिक के अंदर जो चेन बनी है आपके सामने, इसी के अंदर अगला डिफरेंस भी समझा देते हैं इंट्रोन एक्सोन का। देखो, जो आर की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया है, इधर लिख लेते हैं आर की भाई, इधर लिख लेते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंदर क्या मिलते हैं? ओनली एक्सोन्स फाउंड। यहां पर केवल एक्सोन ही मिलेगा। एक्सोन वो पोर्शन है जो क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। और इंट्रोन वो पोर्शन है जिससे प्रोटीन नहीं बनता है। अंडरस्टूड और नॉट? यानी कि यू बैक्टीरिया में आरएनए का केवल वही पोर्शन मिलेगा जिससे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। लेकिन आर की बैक्टीरिया के अंदर बोथ इंट्रोन एंड एक्सोन
फाउंड। इंट्रोन और एक्सोन दोनों क्या होते हैं, यहाँ पे मिलते हैं बेसिकली, ये ई है थोड़ा सा कैपिटल हो गया, इंट्रोन और एक्सोन दोनों मिलते हैं यहाँ पर। इंट्रोन से कभी भी प्रोटीन नहीं बनेगा, एक्सोन से हमेशा प्रोटीन बनेगा। यहाँ पर जो इंट्रोन है वो यूजलेस पोर्शन है, आप ऐसा समझ सकते हो, लेकिन डिफरेंस तो है बेसिकली। तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंदर हमने 4 डिफरेंस समझे हैं, चारों को रिवाइज करेंगे एक बार मेरे साथ। सबसे पहले तो सेल वॉल की बात कर रहे हैं। सेल वॉल बनती है पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होगी यू बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होगा, उसे नाम देंगे सुडोमोरिन। अंडरस्टूड और नॉट? दूसरा डिफरेंस हमने समझा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बाइलेयर होती है यू बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि वहां पे ईस्टर बॉन्ड होता है, और आर्की बैक्टीरिया के अंदर मोनोलेयर होती है, क्योंकि वहां पे ईथर बॉन्ड होता है। अंडरस्टूड और नॉट? ये जो बॉन्ड है वो फैटी एसिड के बीच में होते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। अगला जो डिफरेंस हमने पढ़ा था वो पढ़ा था बेसिकली प्रोटीन जो बनाते हैं वो एमिनो एसिड की चेन होती है। पहला जो एमिनो एसिड है उसे बोलते हैं इनिशिएटर, है ना? क्या बोलते हैं उसे? इनिशिएटर बोलते हैं। इनिशिएटर एमिनो एसिड दोनों जगह अलग अलग होता है। मिथ्योनिन तो होता है आपके आर्की बैक्टीरिया में, फॉर्माइल मिथ्योनिन होता है यू बैक्टीरिया के अंदर। अगला जो डिफरेंस हमने समझा है वो समझा इंट्रोन और एक्सोन के बारे में। इंट्रोन और एक्सोन दोनों प्रेजेंट होते हैं आर्की बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन यू बैक्टीरिया के अंदर केवल कौन होते हैं? एक्सोन्स होते हैं। एक्सोन वो पोर्शन होता है आरएनए का जो प्रोटीन बनाता है, इंट्रोन वो होता है जो प्रोटीन नहीं बनाता है। आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर टू एवरीवन एंड आई एक्सप्लेन वेरी वेल। आगे बात करते हैं अब। ये तो हमने समझा है कि यार आर्की बैक्टीरिया क्या है, यू बैक्टीरिया क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है। अब आर्की बैक्टीरिया को भी 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। चलिए आपके सामने समझाते हैं हम। एक्चुअली मैं मार्कर ढूंढ रहा था जो डिफरेंट कलर का है, बोर्ड के साइड में ही रख रखे हैं, मैं उधर ढूंढ रहा था फालतू में, है ना। चलिए समझते हैं अब आर्की बैक्टीरिया कितने टाइप के हैं। बैक्टीरिया 2 टाइप के हैं, आर्की और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के टाइप्स को समझाते हैं आपके सामने। आर्की बैक्टीरिया, देखो बेटा, ऐसे बैक्टीरिया है जो एक्सट्रीम कंडीशन में मिल रहे हैं। एक्सट्रीम कंडीशन 3 तरह की हो सकती है, बहुत ध्यान से देखना। ऐसी कंडीशन हो सकती है जो बिल्कुल ही सॉल्ट के अंदर है, यानी कि वहां पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यानी कि सॉल्टी एरिया। अगर सॉल्टी एरिया के अंदर कोई बैक्टीरिया मिल रहा है तो वो एक्सट्रीम कंडीशन में मिल रहा है। अगर कोई बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग के अंदर मिल रहा है, गर्म झरने के अंदर, गर्म पानी के अंदर, तो वो भी एक्सट्रीम कंडीशन है भाई। अगर कोई बैक्टीरिया मिल रहा है मार्शी एरिया, यानी कि दलदल वाले एरिया के अंदर, तब भी वो कैसी है? एक्सट्रीम कंडीशन है बेटा। देखो जो इनके नाम रखते हैं सबसे पहले तो ग्रुप्स के, है ना। सोल्ट को बोलते हैं हेलो। क्या बोलते हैं? हेलो। आप कहोगे हेलो तो टेलीफोन पे बोलते हैं, अरे भाई साइंस में सोल्ट को भी हेलो बोलते हैं। पीछे लगाना है फाइल्स। क्या लगाना है? फाइल्स। यानी कि जो सोल्टी एरिया के अंदर मिलने वाले आर्की बैक्टीरिया है उन्हें क्या बोलते हैं? हेलो फाइल्स बोलते हैं। और जो टेम्परेचर ज्यादा में मिलते हैं ना, हाई टेम्परेचर में, इनकी एसिडिटी हमेशा ही कम होती है, यानी कि एसिडिक इन्वायरमेंट, एसिडिटी कम क्या होती है? एसिडिटी तो हाई होती है, सॉरी कम निकल गया है ना। एसिडिक इन्वायरमेंट में मिलते हैं, हॉट स्प्रिंग में मिलते हैं। अगर भाई इनका टेम्परेचर ज्यादा है, गर्म पानी है, तो कितना टेम्परेचर होता है? 100 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर होता है भाई। अगर एसिडिक इन्वायरमेंट है तो पीएच कम होगा। कितना कम होगा? यहाँ की पीएच लेस देन 2 पीएच है भाई। पीएच कितनी है? पीएच कितनी है यहाँ की? लेस देन 2 है। और ये क्या है? ये टेम्परेचर है बेसिकली, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और पीएच है लेस देन 2। इसका नाम क्या रखेंगे? टेम्परेचर या फिर थर्मल एनर्जी के लिए वर्ड यूज करते हैं थर्मो। क्या यूज करते हैं? थर्मो। एसिडिक इन्वायरमेंट है इसलिए लिखेंगे एसिडो। थर्मो एसिडो। पीछे क्या लिखेंगे? फाइल्स, यानी कि थर्मो एसिडोफिल्स। बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी के अंदर, हाई टेम्परेचर में, और बहुत ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर मिलने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? थर्मो एसिडोफाइल्स है। अंडरस्टूड और नॉट? अब बात करते हैं जो मार्सी एरिया में मिलते हैं उसे क्या बोलोगे? देखो एम से स्टार्ट हो रहा है मार्सी, तो एम से ही आप याद रखोगे मिथेनोजेंस। क्या है? मिथेनोजेंस। ये वो बैक्टीरिया है जो मिथेन गैस को बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, कस से बनाते हैं, अब भी बात करेंगे, डोंट वरी एट ऑल, है ना। तो मिथेनोजेंस, तीनों के नाम समझ में आए हैं क्या? हेलोफाइल्स है, थर्मोएसिडोफाइल्स है, और मिथेनोजेंस है बेसिकली। अब बात करते हैं ये बैक्टीरिया कहां पे रहते हैं, वो तो ऊपर लिख ही दिया है। ये दलदल वाले एरिया में है, ये गर्म पानी में है, और ये सॉल्ट के अंदर है। अब ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया है, न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया है, तो उन दोनों की भी बात करते हैं भाई।
जो मिथेनोजेंस होते हैं ये ऑब्लिगेट होते हैं। कैसे होते हैं? ऑब्लिगेट एनएरोबिक होते हैं। एनएरोबिक यानी कि केवल बिना हवा के ही जिंदा रहेंगे। अगर इनको ऑक्सीजन दे दी तो ये मर जाएंगे। ओनली लाइव इन, ये लाइन भी आप लिख सकते हैं, ओनली लाइव इन एनएरोबिक कंडीशंस। एनएरोबिक का मतलब है O2 एब्सेंट, है ना, केवल वही जिंदा रहेंगे, ऑक्सीजन के मिलते ही मिथेनोजेंस मर जाते हैं। जो ये दोनों होते हैं ना, इन दोनों का एक साथ ही लिख देते हैं भाई, इनमें रेस्पिरेशन कैसा होता है? ये होते हैं फैकल्टेटिव एनएरोबिक होते हैं ये, यानी कि एनएरोबिक होने की फैसिलिटी है इनके पास। इनके लिए लाइन लिखेंगे, जनरली लाइव इन presence of oxygen, but they can live without oxygen। जनरली तो ये ऑक्सीजन के साथ रहते हैं भाई, लेकिन ये ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं। ऑक्सीजन के बिना रहने की, एनएरोबिक कंडीशन में रहने की फैसिलिटी है, इसीलिए फैकल्टेटिव एनएरोबिक बोलते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? तो ये तीनों के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है हमने डिस्कस भी कर लिया है बढ़िया से। अब बात कर लेते हैं इनके अंदर न्यूट्रिशन भी कैसे होता है। एक्सक्यूज मी प्लीज, तो मुझे ये इरेज करना पड़ेगा भाई रेस्पिरेशन वाला पोर्शन, तभी आगे लिख पाएंगे कुछ। तो पॉज करके नोट कर लें आप एक बार। तो चलिए अब लिखते हैं कुछ और। इनके अंदर न्यूट्रिशन को समझते हैं भाई, न्यूट्रिशन कैसे होता है इनमें, तीनों कैटेगरी के अंदर एक साथ, है ना, जिससे कि आप कंपेयर करके पढ़ सके। एक बार नाम फिर से लिख लेते हैं। इधर लिखते हैं हेलोफाइल्स, यहां लिखते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, यहां पे लिख लेते हैं मिथेनोजेंस। तो कुछ 3 कैटेगरी है हमारे सामने, देखना इनकी बात करते हैं। जो मिथेनोजेंस होते हैं इनका न्यूट्रिशन समझो सबसे पहले। ये मिलते कहां पर है? ये मार्शी एरिया के अंदर मिलते हैं, है ना, मार्शी एरिया में मिलते हैं। इसके साथ साथ ये डंग के अंदर भी मिलते हैं, गोबर के अंदर भी मिलते हैं। ये जो कैटल्स होते हैं उनके स्टमक के अंदर भी मिलते हैं। तो स्टमक ऑफ केटल के अंदर भी ये पाए जाते हैं। स्टमक को आप GIT भी बोल सकते हो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट, है ना, तो GIT बोल लो। कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं रूमेन ऑफ केटल्स। रूमेन एक स्टमक का ही पोर्शन होता है। केटल का जो स्टमक होता है उसके 4 पोर्शन होते हैं बेसिकली, उसमें से रूमन भी एक क्या है? पोर्शन है। इसी रूमन के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं। तो इस केटल को रूमिनेट्स भी बोल दिया। क्या बोल दिया? रूमिनेट्स। बहुत ध्यान से देखो यार, मामला थोड़ा खतरनाक हो सकता है। देखो रूमिनेट्स क्या है? केटल का ही दूसरा नाम है। क्यों है? क्योंकि केटल के स्टमक के अंदर 4 पोर्शन होते हैं, रूमेन उसमें से एक पोर्शन है। उस पोर्शन के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया भी होते हैं। इन्हीं बैक्टीरिया के साथ क्या मिलते हैं? मिथेनोजन बैक्टीरिया भी मिलते हैं। समझ में आया क्या रे? मिथेनोजन एक टाइप के बैक्टीरिया है जो कहाँ मिलते हैं? दलदल वाले एरिया में तो मिलते ही मिलते हैं। उसके अलावा जो मवेशी होते हैं, घास खाने वाले जानवर होते हैं, केटल्स होते हैं, उनके स्टमक के अंदर भी मिलते हैं। इसीलिए गोबर के साथ बाहर भी आ जाते हैं बॉडी से। केटल जो गोबर करते हैं उस डंग के अंदर भी क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली। इसीलिए इस डंग से क्या निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। ये मीथेन गैस कहाँ से आ रही है? यही मिथेनोजेंस बना रहे हैं अपना न्यूट्रिशन रिसीव करते टाइम बेसिकली। बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। ये करते क्या है बेसिकली? ये CO2 लेते हैं, है ना, और ये हाइड्रोजन गैस भी लेते हैं, जिससे ये क्या बनाते हैं? जिससे ये मीथेन गैस बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। इस प्रोसेस के होने पर एनर्जी रिलीज होती है, ATP निकलती है। क्या निकलती है? ATP। इसी प्रोसेस, इसी ATP के लिए ये हो रहा है बेसिकली, मीथेन बन रही है और ये बन रही है। बहुत ध्यान से देखना, इनके अंदर जब न्यूट्रिशन हो रहा है तो क्या यहाँ पे मीथेन गैस बन रही है? यही मीथेन गैस बाहर निकलती है, क्योंकि डंग के अंदर मिथेनोजन है जो अपना न्यूट्रिशन कर रहे हैं।
जिससे मीथेन गैस बन रही है, जो मीथेन गैस बाहर निकलेगी। दलदल के अंदर भी मिथेनोजेंस बैक्टीरिया है जो अपना न्यूट्रिशन कर रहे हैं, जिससे मीथेन गैस बन रही है, और दलदल से भी मीथेन गैस बाहर निकलेगी। तो अगर पूछे डंग से और दलदल से, मार्शी एरिया से और डंग से मीथेन गैस क्यों निकल रही है, क्योंकि वहां पे मिथेनोजेंस बैक्टीरिया है जो अपना न्यूट्रिशन कर रहे हैं, उस प्रोसेस के अंदर मीथेन गैस बन रही है। अंडरस्टूड और नॉट? बिल्कुल अंडरस्टूड है भाई। ये जो न्यूट्रिशन हो रहा है, इस न्यूट्रिशन को क्या नाम दोगे आप? क्या ये केमिकल रिएक्शन से हो रहा है, यानी कि ये कीमो ऑटोट्रोफ्स के अंदर आएगा भाई, याद कर पा रहे होंगे आप, कीमो ऑटोट्रोफ्स। तो मिथेनोजन के अंदर कैसा न्यूट्रिशन होता है? कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन की रिएक्शन आपके सामने है, कैसे होता है, कहाँ होता है, सब समझा दिया है, समझ में आ भी गया हो। अब बात करते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है भाई। थर्मो एसिडोफाइल्स न्यूट्रिशन करते हैं सल्फर से। बेसिकली ये सल्फर को कन्वर्ट करते हैं अलग अलग सब्सटेंस में, जिससे होता है इनके अंदर न्यूट्रिशन और उसके रिएक्शन वगैरह। देखो सल्फर जो है इसको बदल देते हैं ये H2SO4 में, या फिर ये बदल देते हैं H2S में। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ये डाई हाइड्रोजन सल्फाइड है। इसके अंदर ये कब बदलते हैं? जब ऑक्सीजन होती है प्रेजेंट। कैसी होती है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तब ये बना देते हैं डाई हाइड्रोजन सल्फाइड। बेसिकली ऑक्सीजन प्रेजेंट होने पर ये बनेगा, एब्सेंट होने पर ये बनेगा। दोनों ही क्या है? केमिकल रिएक्शन है, और इन केमिकल रिएक्शन से इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है। इसीलिए इसके अंदर भी न्यूट्रिशन कैसा होता है? कीमो ऑटोट्रोफिक होता है। कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है। तो इन दोनों के अंदर कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है भाई। दोनों की रिएक्शन आपके सामने लिख दी गई है, आप अच्छे से नोट कर लें, समझ लें और याद कर लें। अब बात करते हैं हेलोफाइल्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है भाई। देखो हेलोफाइल्स के अंदर न्यूट्रिशन जो है वो सनलाइट से होता है। अभी समझना, देखो सनलाइट से फोटोसिंथेसिस होता है आप कहोगे, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस से थोड़ा अलग होता है भाई। देखना ध्यान से, यहां पर क्या होता है, ये फोटोट्रोफी को शो करते हैं। फोटोट्रोफी, फोटो का मतलब लाइट, ट्रोफी का मतलब पकड़ना। ये ट्रैप कर लेते हैं, इट ट्रैप लाइट एनर्जी, ट्रैप लाइट एनर्जी, और इस एनर्जी से क्या बना देते हैं? एटीपी बना देते हैं। तो डायरेक्टली एनर्जी बन गई। देखो न्यूट्रिशन के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, सनलाइट का यूज करके ग्लूकोज नहीं बन रहा है। अगर सनलाइट का यूज करके ग्लूकोज बनता तो हम इसे ऑटोट्रोफी की कंडीशन में रखते, लेकिन ये एनर्जी ले रहा है सन की लाइट से। उस एनर्जी से डायरेक्टली क्या बना रहा है? एटीपी बना रहा है। तो कुछ ऐसा न्यूट्रिशन होता है इन तीनों के अंदर, आप अच्छे से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं और देख सकते हैं। गर्मी बहुत है भाई, है ना, दोपहर का समय है यहाँ पे। आपके वहाँ कैसा मौसम है आप कमेंट कर ही सकते हैं। तो ये है न्यूट्रिशन तीनों के अंदर। ये दोनों कैसे होते हैं? कीमो ऑटोट्रोफ्स होते हैं। ये इसमें भी केमिकल यूज हो रहा है बेसिकली एनर्जी, तो इसका नाम भी देख लो एक बार, इसे बोलेंगे कीमो ऑर्गेनोट्रोफिक। कीमो ऑर्गेनोट्रोफिक, यहां भी केमिकल यूज हो रहा है भाई, एटीपी बन रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में बन रहा है, सनलाइट की वजह से बन रहा है ऐसा कहो, तो इसका नाम होता है कीमो ऑर्गेनोट्रोफिक। तो ये है आर्की बैक्टीरिया की तीनों कैटेगरी, और उसके बारे में सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है। एनसीईआरटी के अंदर जितना भी है वो तो हवा में हो गया होगा, डिटेल में बता दिया है सब कुछ। तो आर्की बैक्टीरिया को हमने समझ लिया है आज के लेक्चर में। लेक्चर के ड्यूरेशन को छोटा रखते हैं ताकि अपलोड करने में कोई दिक्कत ना हो, है ना, आप समझ सकते हैं इतना। अगले लेक्चर के अंदर हम यू बैक्टीरिया को डिस्कस कर लेंगे, जिसके बाद मोनेरा किंगडम खत्म हो जाएगा। उसके अगले लेक्चर में प्रोटिस्टा के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। चिल देन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।